हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ई+ई स्पीडी क्लासेस। फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का 13/9/2018 का क्वेश्चन पेपर। तो जिसमें हम इस पूरे क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हर पार्ट में 40 से 40 क्वेश्चन टेक्निकल के डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। पैटर्न आपका कुछ इस प्रकार है। टेक्निकल के इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नॉन टेक के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो टाइम दिया रहता है, आपको टाइम दिया रहता है 2 घंटे। तो यानी कि 120 मिनट में आपको 170 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एनी डिफरेंशियल चार्ज dq इज गिवन ए डिफरेंशियल एनर्जी इतना dw, द रेज इन पोटेंशियल ऑफ द चार्ज। तो फ्रेंड, आपको पोटेंशियल बताना है। तो पोटेंशियल आपका पता है, आपका dw/dq होता है। dw/dq यानी कि v इक्वल टू होगा dw/dq। ऑप्शन 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करेगा अल्टरनेटर में? तो फ्रेंड, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए अगर अल्टरनेटर में लीडिंग पावर फैक्टर होता है तो जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो होता है आपका मैग्नेटाइजिंग। तो मैग्नेटाइजिंग की कंडीशन में क्या होगा, रोटर फ्लक्स में ऐड होगा। तो ये क्या है आपका, रोटर फ्लक्स में हो जाएगा। तो अगर हम बात करें फ्रेंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में आपका क्या होता है, अगर आपका यूनिटी पावर फैक्टर है तो आपका आर्मेचर रिएक्शन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। और अगर आपका लैगिंग पावर फैक्टर है, तब आपका जो आर्मेचर रिएक्शन होगा वो डीमैग्नेटाइजिंग होगा। तो फ्रेंड, सही आंसर है ऑप्शन 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइटनिंग डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड ड्यूरिंग एक थंडरस्टॉर्म इज 10 कूलाम। तो एक लाइटनिंग डिस्चार्ज आपको दिया है 10 कूलाम का, क्यू आपको दिया है 10 कूलाम। द टाइम ऑफ डिस्चार्ज इज, आपको टाइम दिया हुआ टी आपको दिया हुआ है 10 मिली सेकेंड। डिटरमाइन द एवरेज लाइटनिंग करंट। तो आई आपको निकालना है। तो आई इक्वल टू आपने फ्रेंड पढ़ा होगा Q/T। तो यानी कि 10 मिली सेकेंड है, तो इसको हम सेकेंड में बदल लेंगे, 10 की पावर -3। तो हो जाएगा 10 × 10 की पावर 3/10। 10 से 10 कट जाएगा, तो ये आपका 1000 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायोड रिक्वायर्ड इन ए सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। तो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या पूछी गई है। तो रेक्टिफायर फ्रेंड क्या होता है, जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। जो आपकी साइन वेव जो होती है वो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो देखिए, सेंटर फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ये होता है आपका VI। ये आपका 2 डायोड इसमें यूज होते हैं। और ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी होती है वो सेंटर टेप होती है। यहाँ आप आउटपुट में लोड जोड़ देते हैं। तो देखिए कितने डायोड, 1 डायोड और 2 डायोड। तो कितने डायोड, नंबर ऑफ डायोड 2। तो ऑप्शन 4 आपका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द SI यूनिट फॉर एनर्जी। तो एनर्जी की SI यूनिट पूछी गई है। तो फ्रेंड, एनर्जी की जो SI यूनिट होती है वो तो होती है आपकी जूल। और एनर्जी होती क्या है फ्रेंड, E इक्वल टू होता है आपका P × T, यानी कि किलोवाट आवर। अगर हम बात करें फ्रेंड, 1 किलोवाट आवर आपका जो होता है वो कितने के बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल के इक्विवेलेंट होता है। 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरबिडन एनर्जी गैप इन एन एटम इज़ द गैप बिटवीन द। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको बताना है फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप होता है। तो देखिए
अगर आप बात करें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर की, तो 3 बैंड होते हैं। सबसे नीचे होता है बैलेंस बैंड, जहाँ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके ऊपर सबसे होता है कंडक्शन बैंड, जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये गैप जितना ज़्यादा होगा उतना ही तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का बैंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो फ्रेंड पूछा गया है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स आपको बताना है और करंट कंट्रोल है जो। तो फ्रेंड देखिए सिंबल तो इसमें सीधा सीधा ये करंट का दिख रहा है, तो ये तो करंट सोर्स है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। इसमें भी सिंबल करंट का दिख रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये करंट सोर्स है और हमें बताना है वोल्टेज सोर्स। अब हम देखते हैं बाकी बची हुई 2 ऑप्शंस। देखिए फ्रेंड, इसमें ये वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है VD इक्वल टू BVC, लेकिन ये वोल्टेज कंट्रोल्ड है। हमें बताना है करंट कंट्रोल। ये अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या है VD इक्वल टू है आपका RIC। तो देखिए ये वोल्टेज सोर्स है लेकिन करंट के थ्रू कंट्रोल्ड हो रहा है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of instrument is not directly applicable to measure the quantity of an AC current? तो फ्रेंड AC करंट के लिए कौन सी मेजर नहीं करते हैं? तो PMMC इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको AC के लिए हम मेजर नहीं कर सकते। PMMC मीटर में हमारा क्या रहता है फ्रेंड, जो डिफ्लेक्शन रहता है वो प्रोपोर्शनल रहता है I के, यानी कि जो डिफ्लेक्शन रहता है वो प्रोपोर्शनल रहता है हमारा I के। तो I के क्या होता है, जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो वो डिफ्लेक्शन चेंज हो जाता है। तो PMMC मीटर का यूज़ जनरली हम करते हैं DC मेजर करने के लिए, DC मेजर करने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फ्रेंड एक टॉपिक और है PMMC मीटर में कि AC इंस्ट्रूमेंट का यूज AC क्वांटिटी है तो वो पॉजिटिव जाएगी नेगेटिव जाएगी। तो अगर पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तब भी स्केल हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर नेगेटिव जाती है उसका स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, स्केल पॉजिटिव ही आएगा। तो AC इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करते हैं उसमें डिफ्लेक्शन I² के प्रोपोर्शनल होता है, जबकि PMMC में सिर्फ I के प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन। इसीलिए हम PMMC इंस्ट्रूमेंट का यूज़ DC मेजर करने के लिए करते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा द फ्री रनिंग स्पीड ऑफ ए ट्रेन डज नॉट डिपेंड ऑन। तो जो फ्री रनिंग स्पीड होती है ट्रेन की वो किस पे डिपेंड नहीं करती है? तो फ्रेंड ये ड्यूरेशन ऑफ द स्टॉप्स। ये तो जनरली बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कैजुअली पूछ लिए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एन एनर्जी मीटर डिस्क। देखिए फ्रेंड ये एनर्जी मीटर पर क्वेश्चन है। एनर्जी मीटर का एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो एनर्जी मीटर में डिस्क में जो रेवोल्यूशन हो रहे हैं, मतलब घूर्णन हो रहे हैं, वो 10 हो हैं। उसके बाद 10 मिनट में वैन लोड आपको दिया हो 600 वाट कनेक्टेड टू इट, मीटर कांस्टेंट आपको बताना है। तो फ्रेंड मीटर कांस्टेंट जो होता है आपका रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर होता है। तो देखिए फ्रेंड रेवोल्यूशन आपको कितने दिए हुए हैं, 10 आपको रेवोल्यूशन दिए हुए हैं। पर किलोवाट में आपका देखिए वाट दिया हुआ है, तो इसको हम किलो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.6 किलोवाट, है ना। और आवर देखिए 10 मिनट दिया हुआ है, तो 10 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 60 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा, तो देखिए ये आपका हो गया। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 0 से आप इधर 100 बढ़ा दीजिए, तो 100 और अपॉन 6/7। तो ये हो जाएगा आपका 1000/10। तो ये हो जाएगा आपका 100। तो सही आंसर आपका 100। तो फ्रेंड कुछ नहीं करना है आपको। देखिए एनर्जी मीटर जो रहता है उसमें ये फार्मूला तो बिल्कुल आप रट लीजिए कि आपका जो मीटर कांस्टेंट रहता है वो रेवोल्यूशन इनटू किलोवाट आवर के बराबर होता है। तो रेवोल्यूशन अपॉन किलोवाट आवर, यानी कि ऊपर आप घूर्णन लिखिए और नीचे अगर वाट दिया हुआ है
तो उसको किलोवाट में कन्वर्ट करिए। अगर आपको वाट की जगह वोल्टेज दिया है तो वोल्टेज इंटू आप करंट करिए, है ना, और समय को आप बदलिए घंटे में, है ना, हावर में। तो फ्रेंड काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 है, सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट विल गिव द एवरेज वैल्यू। फ्रेंड हमें ये कर्व दिया हुआ है, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए तो फ्रेंड आपने फार्मूला पढ़ा होगा, तो आई एवरेज जो इक्वल टू होता है आपका 1/t 0 से t और xt dt। एक तो फार्मूला आपका ये होता है, और दूसरा जो फार्मूला होता है आई एवरेज का, यानी कि एवरेज वैल्यू निकालने का। तो एवरेज वैल्यू आपने पढ़ा होगा एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व मतलब पूरे कर्व का एरिया निकाल लेंगे हम, और अपॉन टाइम। तो ये फार्मूला फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एवरेज वैल्यू का मेन जो फार्मूला होता है वो यही होता है, एरिया अंडर द कर्व अपॉन टाइम। तो फ्रेंड अगर आप इसको इंटीग्रेशन में भी तोड़ेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल यूज यही तो होता है कि किसी वेवफॉर्म का यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हम देख चुके हैं कि एरिया एवरेज वैल्यू जो होती है एरिया और अपॉन टाइम पीरियड। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू के लिए सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। ये एक आपका ट्राइंगल दिख रहा है, तो ट्राइंगल का क्या होता है 1/2 ट्राइंगल का जो एरिया होता है 1/2 इंटू, देखिए ये वाली लाइन की दूरी कितनी है FM, और इसका बेस कितना है अल्फ़ा माइनस 0। ठीक है, ये इसका एरिया आपका कवर हो गया। प्लस दूसरा पोर्शन हम लेंगे, ये वाला पोर्शन जो है हमारा दूसरा पोर्शन। तो ये आयत बन रहा है, आयत का क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया की अगर हम बात करें तो देखिए लंबाई कितनी है FM इंटू चौड़ाई कितनी है इतना, माइनस इतना कर देंगे। पाई माइनस अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा, माफ़ कीजिए, पाई माइनस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। उसके बाद फ्रेंड प्लस इसका एरिया निकाल लेंगे तीसरे वाले पोर्शन का। तो तीसरे का भी वही आपकी FM इंटू पाई माइनस अल्फ़ा हुआ, तो ये अल्फ़ा प्लस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और अपॉन टोटल का टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है पाई और 0। तो ये हो जाएगा टोटल टाइम पीरियड पाई हो जाएगा, पाई माइनस 0 करेंगे पाई आ जाएगा। तो ऊपर से हमारा जो आएगा देखिए यहाँ इस वाले पोर्शन से जो आएगा 1/2 FM तो फ्रेंड ये जो आ गया हमारा, ये पहले पोर्शन से आया, और बीच वाला जो रेक्टेंगुलर था दूसरे पोर्शन से हमारा आया देखिए FM, और ये आ जाएगा पाई माइनस 2 अल्फ़ा। हमारा रेक्टेंगल ये है, माफ़ कीजिए यहाँ ये 1/2 भी होगा, यहाँ पे 1/2 क्योंकि ये हमारा ट्राइंगल है। तो 1/2 और FM पाई, तो फ्रेंड अपॉन टोटल पूरे का पाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए 1/2 FM, ये जो है 1/2 FM पाई और 1/2 FM पाई FM अल्फ़ा। तो ये यहाँ से अल्फ़ा आया, तो 1/2 FM अल्फ़ा 1/2 FM अल्फ़ा हमारा हो जाएगा FM अल्फ़ा 1/2 प्लस 1 हो जाएंगे। और अगर इसमें हम बात करेंगे तो FM पाई माइनस 2 अल्फ़ा ये बचेगा, और अपॉन पूरे का पाई कर देंगे। तो अगर हम इसमें से देखिए फ्रेंड FM कॉमन ले लें, तो यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम यहाँ ले लेते हैं। तो अगर इसमें से हम FM कॉमन ले लें तो FM हमने ले लिया कॉमन, तो पहले से जो आया अल्फ़ा और प्लस दूसरे से जो आया पाई माइनस
2 अल्फ़ा, माफ़ कीजिए अल्फ़ा है, अपॉन पाई। तो देखिए 2 अल्फ़ा में से अल्फ़ा गया तो अल्फ़ा आएगा, तो जो आएगा FM अपॉन पाई और पाई माइनस अल्फ़ा। तो देखिए ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इसमें कुछ नहीं करना था आपको, हर एक इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए, तीनों का एरिया निकाल के जोड़ दीजिए और अपॉन टाइम पीरियड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ VM इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज देन एवरेज वोल्टेज ऑफ द वेवफॉर्म विल बी। तो अगर आपका VM जो है आपका मैक्सिमम वोल्टेज, मतलब ये जो वोल्टेज दिया हुआ है VM दिया हुआ, तो आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू फ्रेंड देखिए, अभी हमने आपका फार्मूला पढ़ा, जो एवरेज चल रहा है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो एवरेज वैल्यू आती है वो VM अपॉन पाई आती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड फॉर। राउंड द क्लॉक मतलब फ्रेंड जिसमें कोई भी ब्रेकडाउन ना हो, कंटिन्यू सप्लाई होती रहे। तो कंटिन्यू सप्लाई हमें कहाँ चाहिए होता है, जहाँ एजेंशियल सर्विस होती है। तो ऑप्शन 4 आपका सही है। अंडर नॉर्मल रनिंग कंडीशन द डैम्पर वाइंडिंग। तो नॉर्मल रनिंग कंडीशन की में आपकी डैम्पर वाइंडिंग क्या करती है अल्टरनेटर में। तो नॉर्मल कंडीशन में डैम्पर वाइंडिंग में कोई करंट नहीं होती है, डज नॉट कैरी एनी करंट। तो फ्रेंड डैम्पर वाइंडिंग का जो काम होता है, डैम्पर वाइंडिंग का जो मेन काम होता है वो आपका स्टार्टिंग के लिए प्रोवाइड कराना और मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना, स्टार्टिंग कराना और मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना। तो इनमें कोई करंट नहीं होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका द रिलेशनशिप बिटवीन B एंड H। तो फ्रेंड ये तो B और H के बीच रिलेशनशिप पूछा है, तो ये तो आपका यही होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका। तो फ्रेंड B और H का जो रिलेशन होता है वो यही होता है, B इक्वल टू म्यू H, जहाँ H होता है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस सप्लाई 12 वाट। तो इनमें से कौन सा जो है सप्लाई करता है 12 वाट। तो फ्रेंड हम आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप सप्लाई और एब्जॉर्बिंग एलिमेंट कैसे निकालेंगे। तो सप्लाई और एब्जॉर्बिंग एलिमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि अगर करंट आप निकालेंगे करंट से ही, अगर करंट प्लस से एंटर हो रही है और माइनस से बाहर आ रही है, माइनस से एग्जिट हो रही है, तो वो होते हैं आपके एब्जॉर्बिंग एलिमेंट। और अगर आपको डेलीवरिंग निकालनी है, मतलब जो सप्लाई करेंगे, डेलीवरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो आपको सप्लाई करेंगे। तो डेलीवरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या रहता है, आपका करंट हमेशा माइनस से एंटर करती है और प्लस से एग्जिट करती है, तो प्लस से एग्जिट करती है, तो वही हमेशा सप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमें निकालना है कौन से जो डिवाइस है वो 12 वोल्ट का सप्लाई कर रहा है। तो जहाँ करंट माइनस से एंटर हो रही है और प्लस से एग्जिट हो रही है वही सप्लाई करेंगे। तो देखिए एक तो इस सर्किट में आपकी करंट प्लस से एग्जिट हो रही है, ये सप्लाई कर सकता है। दूसरा इससे भी आपका प्लस से एंटर हो रही है, तो ये भी सप्लाई कर सकता है। और तीसरा ये तो हमारा एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है, क्योंकि इससे माइनस से आउटपुट हो रही है, ये भी हमारा एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है। तो ये दोनों तो हट गए हमारे। अब हम देखते हैं 12 वाट कहाँ से हो रहा है। तो देखिए V × I कर दीजिए, 6 दूनी 12, तो ये भी आपका 12 वाट आ रहा है, और 6 दूनी 12, तो ये भी आपका 12 वाट। तो आपका ऑप्शन होगा B और C। क्वेश्चन नंबर 17 है विच पावर प्लांट रिक्वायर्ड हाईएस्ट इनिशियल कॉस्ट एंड मिनिमम कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले तो इसमें पूछा गया हाईएस्ट इनिशियल कॉस्ट। तो हाईएस्ट इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो आपकी हाइड्रो की भी होती है और न्यूक्लियर की भी होती है। अच्छा, उसके बाद इसमें पूछा गया फ्यूल कॉस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो सही ऑप्शन है न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है ए डिवाइस स्टोर
500 जूल यानी 500 जूल। तो आपको इन एनर्जी दिया हुआ है 500 जूल। इट रिलीज दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको आई दिया हुआ है 40 एम्पियर, विच हैज़ ए ड्यूरेशन ऑफ 5 मिली सेकेंड। आपको टी दिया हुआ है 5 मिली सेकेंड यानी 5 मिली सेकेंड यानी कि 5 × 10⁻³ सेकेंड। डिटरमाइन द एवरेज वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द डिवाइस। तो फ्रेंड आपको ई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो आपको वोल्टेज ही तो निकालना है। तो ई इक्वल टू होता है आपका पी इंटू टी, और पी इंटू टी क्या होता है, पी आपका होता है वी इंटू आई इंटू टी। तो पी इंटू पी बराबर हमने रख दिया वी इंटू आई, तो हमें निकालना है वोल्टेज, तो भी आपका हो जाएगा ई अपॉन आई इंटू टी। तो ई आपका आपको दिया हुआ है 500 जूल, तो ये 500 अपॉन आई आपको दिया हुआ 40 इंटू 5/10⁻³ तो आप इसको काट दीजिए। तो 5 से ये कटा आपका 100 बार, तो 100 तो 100 अपॉन ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा अपॉन 40। 10 से आप 10 काट दीजिए और 4 से आप इसको काट दीजिए, तो ये आपका आएगा 25। 25 × 100 आपका आ जाएगा 2500 यानी कि 2500। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 50 हर्ट्ज टू 30 वोल्ट। आपको F इक्वल टू दिया हुआ है, माफ़ कीजिए फ्रेंड, F इक्वल टू दिया हुआ है आपको 50 हर्ट्ज और वोल्टेज आपको 230 वोल्ट अप्लाई टू ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 2FI, इनपुट फ्रिक्वेंसी की डबल, और हाफ वेव में क्या होती है, सेम होती है। तो 2 × 50 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 100 हर्ट्ज़। तो सही आंसर है 100 हर्ट्ज़। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है हिस्टैरिसीस लॉस एंड ईडी करंट लॉस आर यूज्ड इन। तो हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस का यूज़ किया जाता है इंडक्शन हीटिंग ऑफ द स्टील। तो इंडक्शन हीटिंग में इसका यूज़ किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आपको पावर निकालनी है जिसमें आपको वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है। तो फ्रेंड वोल्टेज और करंट दिया हुआ है तो पावर तो आप निकाल ही सकते हैं। तो P इक्वल टू होता है आपका V इंटू आई। तो V आपका दिया हुआ है 4 cos 3t और I आपका दिया हुआ है 1/12 sin 3t। तो 4 से आप काट दीजिए, ये हो गया 3, तो ये हो गया आपका 1/3 sin 3t cos 3t। अब फ्रेंड आप क्या करिए, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का नीचे कर दीजिए। तो फ्रेंड आपको याद होगा फॉर्मूला, हाई स्कूल में हम पढ़ते थे 2 sin A cos B क्या होता है आपका sin A प्लस B। तो ये sin A प्लस B होगा, तो ये 1/6 sin 6t सही आंसर होगा, 1/6 sin 6t। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है वाई ए सिंक्रोनस मशीन इज कॉल्ड ए डबल एक्साइटेड मशीन। तो सिंक्रोनस मशीन को डबल एक्साइटेड मशीन कहते हैं क्योंकि इसमें AC सप्लाई भी होती है और DC सप्लाई होती है रोटर में फॉर एक्साइटेशन। बोथ इट्स रोटर एंड स्टेटर आर एक्साइटेड, दोनों ही एक्साइटेड होते हैं और दोनों सप्लाई रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस। ऐसा इल्यूमिनेंस की SI यूनिट जो होती है वो लक्स होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ ए कॉपर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 2.5 सेंटीमीटर बाई इतना। तो अज्यूम रेजिस्टिविटी आपका, तो रेजिस्टेंस आपको निकालना है। देखिए आपको L दिया हुआ है, ये लेंथ दी हुई है, यहाँ से आप एरिया निकाल लेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके, और रो आपको रो ही दिया हुआ है। तो R इक्वल टू होता है रो L/A
तो R इक्वल टू हो जाएगा रो, L की जगह आपको दिया हो 1 किलोमीटर यानी कि 1000 का मल्टीप्लाई 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको इतना दिया हुआ है, तो 2.5 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 10⁻² और इंटू 0.05 और 10⁻⁻. वन थाउजेंड इंटू ये 10⁻² और 10⁻⁻², 10⁻⁴ ये ऊपर चला जाएगा और ये हम 0 काटेंगे तो 10 एक और आएगा, ये काटेंगे तो 1000 और आ जाएगा ऊपर, तो 1000 और आ गया ऊपर। और अपॉन ये हो गया हमारा 25 यानी 25 और ये हमारा बचा कितना 5। तो आप इसको काट दीजिए, तो ये हो गया 40, तो 40 से फिर काटे हम ये 8। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका आ गया रो 8 इंटू 10 की पावर ये 4 और 3 7। तो इसको हम ले लेंगे रो 80 इंटू 10 की पावर 6 ओम। तो फ्रेंड अगर हम बात करें 80 इंटू 10 की पावर 6 ओम, तो ये हो गया 80 रो मेगा ओम में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन केस ऑफ डीसी जनरेटर द क्रिटिकल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ। तो डीसी जनरेटर के केस में जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है वो होता है फील्ड रेजिस्टेंस के बराबर। देखिए जनरली क्या होता है, फॉर स्टार्टिंग बिल्डअप प्रोसेस के लिए हमारा फील्ड रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से छोटा होना चाहिए। द मोस्ट इफ़िशिएंट फॉर्म ऑफ डैम्पिंग एम्प्लॉयड इन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज। तो सबसे इफ़िशिएंट डैम्पिंग जो होती है वो होती है आपकी एडी करंट डैम्पिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ए सिलिकॉन डायोड हैज ए फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो VF आपको दिया हुआ है 1.2, फॉरवर्ड करंट दिया हुआ है IF आपको दिया हुआ है। तो कैलकुलेट द रिवर्स रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड रिवर्स रेजिस्टेंस निकालना है तो हम पैरामीटर फॉरवर्ड के कहाँ रिवर्स के ही लेंगे ना। तो RF जो होगा हमारा इक्वल टू होगा रिवर्स वोल्टेज यानी कि 10 और रिवर्स करंट 1 इंटू 10 की पावर -6। तो ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 6, तो 10 मेगा ओम। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो फ्रेंड देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 वही क्वेश्चन है जो हमारे एक स्टूडेंट ने हमें भेजा हुआ था हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका नाम है डाउट इलेक्ट्रिकल, और जिसका सॉल्यूशन हमने उससे वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा दिया था। तो फ्रेंड अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है, कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है डाउट इलेक्ट्रिकल नाम से, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा या आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं डाउट इलेक्ट्रिकल। तो उस पर आप कोई भी प्रॉब्लम भेजेंगे, हम उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा के आपको प्रोवाइड करा देंगे हमारे यूट्यूब चैनल E+E स्पीडी क्लासेस पे। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका भी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा चुके हैं। हमारे डाउट इलेक्ट्रिकल नाम के एक सीरीज़ आती है जिसमें हम सभी स्टूडेंट की प्रॉब्लम लेते हैं और सभी को कंपाइल करके वीडियो बनाते हैं और उसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो आप भी उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमें कोई भी समस्या हो तो भेज सकते हैं। तो फ्रेंड हम इसको फिर से हम सॉल्व कर लेते हैं। ऑब्टेन V आउटपुट फॉर द गिवन नेटवर्क, हमें चाहिए V आउटपुट, हमें V आउटपुट निकालना है गिवन सर्किट में और V1 I2 और V3 के फॉर्म में। तो फ्रेंड हमें क्या करना है, V आउटपुट निकालना है। तो देखिए V आउटपुट हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा कि हमें R हमें पता है, तो R के अक्रॉस ही V आउटपुट निकालना है, तो हमें ये निकालनी है I। करेंगे तो सबसे पहले हम एक्टिव करते हैं V1 को। तो V1 को हम जैसे ही एक्टिव करेंगे, और पोलरिटी का आपको ध्यान रखना है। तो पोलरिटी आपका V1 को जैसे ही एक्टिव करेंगे तो ये 40 और ये तो आपका ओपन हो जाएगा और ये आपका शॉर्ट हो जाएगा और ये यहाँ 10। तो अब हमें निकालनी है I1, इसको मान लेंगे हम I1। तो I1 जो हमारा आया, I1 को हम यहाँ लिख लेते हैं। I1 जो हमारा आया देखिए, तो V1
और अपॉन ये 40 और 10 50। तो ये I1 जो हमारा है 0.02 V1, 0.02 V1। तो ये हो गया हमारा I1 को हम फिर से लिख लेते हैं। I1 इक्वल टू आया 0.02 V1। ठीक है फ्रेंड, और I1 की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार है, यानी कि कुछ इस प्रकार है। अब हम निकालेंगे I2। तो I2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको एक्टिव करेंगे, बाकी सबको इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करेंगे। तो इसको रिप्लेस कर देंगे इंटरनल इम्पीडेंस से, तो ये इस तरह बनेगा 40 और ये आपका I2 और ये भी शॉर्ट से रिप्लेस हो जाएगा और ये 10। तो देखिए फ्रेंड, I2 निकालने के लिए हमने क्या किया, I2 को एक्टिव किया। तो अब इस ब्रांच में जो करंट है हम उससे I2 बोल रहे हैं। तो I2 की जो डायरेक्शन है वो अभी भी इसी डायरेक्शन में। तो ये देखिए फ्रेंड, करंट डिवीजन रूल लग जाएगा इसमें। I2 अगर हम निकालेंगे तो दो ब्रांच पैरेलल में, तो I2 इक्वल टू होगा टोटल I2 मेन करंट इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें इसमें निकालना है करंट, तो हम अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लेंगे 40 और अपन ये प्लस ये 40 प्लस 10 50। तो 0 से 0 कट जाएगा आपका, तो ये आपका आएगा फ्रेंड। ये वैल्यू हम लिख लेते हैं, हमारा पेज काफ़ी भर चुका है। तो I2 जो हमारा है 0.8 I2 आए। अब हम निकालेंगे फ्रेंड तीसरे नंबर पे हम निकालेंगे, तीसरे नंबर पे हम V3 को अकेला एक्टिव करेंगे। जब हम V3 को एक्टिव करेंगे तो ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा, तो ये 40 और V3 की देखिए आप पोलरिटी देखिए, ये प्लस है टर्मिनल, ये माइनस है, और ये जो रेजिस्टेंस होगा वो 10। तो अब जो इसमें करंट फ्लो होगी फ्रेंड वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। तो I3 हम निकालेंगे, तो I3 जो आएगा हमारा ये V3 अपॉन 50। तो I3 जो आया आपका 0.02 V3। तो फ्रेंड बस ये आप तीनों करंट नोट कर लीजिए, क्योंकि हम अब इसको करने वाले हैं इरेज। तो फ्रेंड I1 आपका आया 0.02 V1, I2 आपका आया 0.8 I2 और I3 जो आया आपका 0.02 V3, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है फ्रेंड, अपोजिट है। तो फ्रेंड हमने निकाला था I1 जो निकाला हमने 0.02 V1 और जो उसकी डायरेक्शन थी वो इस डायरेक्शन में थी। जो I2 हमने निकाला वो निकाला 0.8 I2 और उसकी जो डायरेक्शन थी वो भी इसी डायरेक्शन में थी। लेकिन जो हमने I3 निकाला वो हमने निकाला 0.02 V3, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन थी वो अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो अब सुपरपोजिशन थ्योरम इसमें हम लगा देंगे, तो टोटल जो आई होगी वो सभी करंट का योग होगी। तो योग होगी क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगी। तो 0.02 V1 0.02 V3। तो ये फ्रेंड आ गई आपकी आई जो है आपकी इस ब्रांच में करंट आ गई। अब हमें क्या निकालना है, V आउटपुट निकालना है। तो V आउटपुट निकालने के लिए अगर हम I इंटू 10 कर दें, रेजिस्टेंस इंटू करंट कर दें, तो हमारा V आ ही जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन में आप कर दीजिए 10 का मल्टीप्लाई। तो 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 ये डेसिमल पॉइंट खिसक जाएगा, तो 0.2 V1 प्लस ये आपका हो जाएगा 8 I2 और ये हो जाएगा -0.2 V3। तो फ्रेंड ऑप्शन 3 देख रहे होंगे आप, आ गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए 3-phase सिस्टम इक्वल फॉल्ट करंट इन द लाइन विद 120 डिस्प्लेसमेंट आर कॉस्ड बाई। तो फ्रेंड अगर सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो करंट का 120 होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर एंड इट्स यूनिट कंज्यूम्ड। अगर हम क्या करें, तो एक तो हम एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हैं
उसका हम चार्ज करें एक तो मैक्सिमम डिमांड पे, मतलब मैक्सिमम डिमांड किलोवाट पे, और प्लस क्या करें एंड यूनिट कंज्यूम यानी कि किलोवाट आवर पे ही चार्ज करें, मतलब किलोवाट पे भी चार्ज करें, और उसके बाद जितनी आप एनर्जी लेते हैं घंटे के लिए तो एन यूनिट कंज्यूम्ड उस पर भी चार्ज करें, तो वो कहलाता है फ्रेंड आपका टू पोर्ट टैरिफ। तो टू पोर्ट टैरिफ में देखिए दो पोर्ट होते हैं, एक होता है आपका फिक्स एनर्जी और एक होता है वेरी से चार्ज काटे जाते हैं। तो फ्रेंड ये होता है टू पोर्ट टैरिफ। क्वेश्चन नंबर 31 है द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ट ए गिवन पॉइंट इज नोन एज। तो करंट आपका होता है आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव वाइंडिंग मस्ट गो एट लीस्ट ट्वाइस अराउंड द आर्मेचर बिफोर इट क्लोज बैक वेयर इट स्टार्टेड। तो फ्रेंड वेव वाइंडिंग में क्या रहता है, दो बार ये क्या हो जाता है क्रॉस कर जाता है जब ये स्टार्ट होता है। तो सही आंसर है ट्वाइस। ये फ्रेंड आपके स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन यानी कि जो फिक्स रहते हैं। द ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ ए क्रेन वेरीज फ्रॉम। तो ट्रैवलिंग स्पीड जो होती है क्रेन्स की 1 to 2.5 मिली सेकेंड होती है, मीटर पर सेकेंड, माफ़ कीजिए मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द लोड एंगल ऑफ ए 4 पोल मशीन। तो इफ़ द लोड एंगल, तो एक 4 पोल मशीन है यानी कि पी आपको दिया हुआ है 4, लोड एंगल दिया हुआ है आपका थीटा, इलेक्ट्रिकल आपको दिया हुआ है 8, तो इट्स वैल्यू इन मैकेनिकल डिग्री। तो आपको मैकेनिकल डिग्री निकालनी है। तो थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर होता है पोल बाई 2 और थीटा मैकेनिकल। तो थीटा इलेक्ट्रिकल आपको 8 दिया हुआ है, पोल आपको दिए हुए 4 बाई 2 और ये थीटा मैकेनिकल। यहाँ से 2 से 2 काट दीजिए, 2 से ये कटेगा 4, तो थीटा मैकेनिकल जो आपका आया 4 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 है ए रेसिप्रोकेटिंग पंप विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अंडर लोड। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है उसमें डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का सीरीज आरएलसी सर्किट है, उसमें रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आपका एफआर दिया हुआ है 175 किलो हर्ट्स, क्यू दिया हुआ है आपका 50। तो बैंडविड्थ आपको निकालनी है। तो बैंडविड्थ इक्वल टू होता है एफ आर अपॉन क्यू, फार्मूला होता है। तो एफ आर आप इसमें पुट कर दीजिए 175 55 से आप इसको अगर काटेंगे तो ये आपका आएगा 35 अपॉन 10, तो ये आपका आ जाएगा 3.5 किलो हर्ट्स, क्योंकि फ्रिक्वेंसी आपकी क्या थी किलो हर्ट्स में थी, तो 3.5 किलो हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन टू पोर्ट टैरिफ इज बेस्ड ऑन। तो फ्रेंड ये हम डिस्कस कर चुके हैं। टू पोर्ट टैरिफ जो होता है उसमें पहला तो होता है फिक्स चार्ज होता है जो कि आपकी मैक्सिमम डिमांड है यानी कि किलोवाट पे डिपेंड करता है, और दूसरा जो होता है वो कंपोनेंट होता है वो आपका रनिंग कॉस्ट पे बेस्ड होता है यानी किलोवाट आवर पे बेस्ड होता है। तो ये दो कंपोनेंट होते हैं। तो फ्रेंड यही आपका पूछा गया, तो टू पोर्ट टैरिफ में ये आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए ये आपको वोल्ट मीटर दिया हुआ है, कुछ नहीं निकालना है आपको, रिलेशनशिप निकालना है। तो वोल्ट मीटर को आपका अगर रेंज बढ़ाना है तो क्या करते हैं सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो सीरीज में जैसे ही हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ा तो बस उसका ही आपको रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड हम देख लेते हैं टोटल। देखिए आई एम, मान लीजिए मीटर में जो करंट फ्लो हो रही है आई एम है और इसमें आई है, तो आई एम इक्वल टू क्या होगी, आई सेम ही करंट होगी। तो आई इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आर होता है। तो मीटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है हमारा वी है, और आर मीटर का आर कितना है आर एम। उसके बाद वी माइनस वी है ना, कैपिटल वी माइनस वी। तो कैपिटल वी क्या है आपका पूरा वी है वोल्टेज, स्मॉल वी यहाँ वोल्टेज है, स्मॉल वी माइनस वी यहाँ, और इसके बाद आर सीरीज वाला। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम क्या कर लेते हैं, यही हमें रिलेशन बताना है। तो ये रिलेशन बताना है, अब हम इसको मूव कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी अपॉन
ये आपका स्मॉल v था, अपॉन स्मॉल v इक्वल टू हो जाएगा r अपॉन आर एम। तो अगर हम इसको काटें तो कैपिटल V और स्मॉल v -1 बराबर r अपॉन आर एम। तो हमें क्या बताना है, कैपिटल V अपॉन V इक्वल टू r अपॉन आर एम प्लस 1। तो ये सही आपका रिलेशन हो गया। देखिए फ्रेंड, कुछ नहीं था, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था, वही है, आपको रिलेशन से बताना है, तो हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ए कॉन्वेंशनल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन। तो कॉन्वेंशनल मेथड कौन सा है इनमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन का? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? कॉन्वेंशनल मेथड होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन का। दो मेथड होते हैं, एक कॉन्वेंशनल एक नॉन कॉन्वेंशनल। नॉन कॉन्वेंशनल वो होते हैं जैसे सोलर हो गया, फोटोवोल्टाइक सेल हो गया, विंड हो गया, फ्यूल सेल हो गया, तो ये होते हैं नॉन कन्वेंशनल। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, यानी कि I/H का जो रेशियो होता है वो आपका क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी आपका कहलाता है। तो ससेप्टिबिलिटी क्या होती है फ्रेंड, कि कोई आपका मैग्नेट कितना मैग्नेटाइज हो रहा है। तो फ्रेंड ये थे हमारे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आएगा तो ये इसका था पार्ट 1। तो फ्रेंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है E+C स्पीडी क्लासेस, वहाँ लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।